हर हर महादेव साथियों, मैं हूं निखिल जादौन और इस वीडियो में हम आपको उस परिवार के सभी व्यापारों की सूची बताएंगे ROTHSCHILD के उस परिवार के इस दुनिया में कहां कहां कितने व्यापार चल रहे हैं। तो हम आपको जब से उन लोगों ने व्यापार करना शुरू किया है उस परिवार ने, तब से लेकर और आज तक 2020 तक जितना भी रिकॉर्ड हमें इंटरनेट पर मिला है वो सारा हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि हम आपको इसमें पार्टिकुलरली ये नहीं बताएंगे कि इस परिवार में ये आदमी ये व्यापार करता है, ये आदमी ये व्यापार करता है, इससे वीडियो बहुत लंबा होगा। तो हम आपको केवल व्यापारों की सूची बता देंगे। तो ये जो कहानी शुरू होती है वह 1799 से शुरू होती है, जब जो एमशेल था जहाँ से शुरुआत होती है उसके जो 5 बेटे थे उसमें जो नेथन था, तो उसने 1799 में कपड़े का व्यापार शुरू किया था। और कपड़े का व्यापार शुरू करने के बाद वो इंग्लैंड की तरफ रवाना हुआ था अपना जो बैंकिंग बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और बैंक ऑफ इंग्लैंड है उस पर कब्जा करने के लिए। उसके बाद 1809 आया। तो 1809 में इन लोगों ने एक रॉयल मिंट रिफाइनरी के नाम से एक रिफाइनरी है जो सोना निकालती थी। तो रॉयल मिंट रिफाइनरी को इस परिवार ने किराए पे लिया और ये लोगों ने जो है सोना निकालना शुरू किया, और धीरे धीरे करके फिर उस रिफाइनरी पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने में तो माहिर हैं ही हैं। तो उससे जब ये लोग सोना निकालते थे तो उसका ये लोग ईंट भी बनाते थे साथ में। तो ईंटें बनाना, छोटे छोटे बिस्किट बनाना जो सोने के, जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में या रियलिटी में भी देखे हों, तो बना के अपने पास रखते थे। फिर 1820 आया। फिर 1820 में इन लोगों ने कॉटन जो कपास होता है, चीनी और तंबाकू, इन 3 चीज़ों का और व्यापार शुरू किया। और फिर उसके बाद 1825 आया जब बैंक ऑफ इंग्लैंड घाटे में चल रहा था। उस समय इन लोगों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को गोल्ड सप्लाई किया था उसको बचाने के लिए। और फिर धीरे धीरे करके जिन लोगों ने बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ी है उन लोगों को पता होगा कि ये जो है फिर झूठ बोल बाल के और शेयर थे अपने उसमें ले लिए, और इस प्रकार से ये कहानी है। तो बैंकों का मायाजाल किताब आप ज़रूर पढ़ें। हमने उसका जो लिंक है वह हमारे बैंकों का मायाजाल पार्ट 2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF का लिंक आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन्होंने जो सप्लाई किया 1825 में, उसके बाद आता है कि भाई 1832 आया, 1832। उस समय दुनिया में, यूरोप में और ब्राज़ील में इन लोगों ने रेलवे नेटवर्क बिछाना शुरू किया। इन्हीं लोगों का पैसा लगा था रेलवे में। तो यूरोपियन रेलवे नेटवर्क, ब्राज़ीलियन रेलवे नेटवर्क, इन्हीं लोगों का पैसा लगकर बिछाया गया था। और फिर उसके बाद जो 1853 में जब अंग्रेज़ जब भारत में थे, उस समय जब भारत में भी रेलवे आया, तो वो जो रेलवे था उस रेलवे में भी इन्हीं लोगों का पैसा लगा हुआ था। और मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी में भी यही परिवार ROTHSCHILD ये परिवार हिस्सेदार था। तो अंग्रेज़ जो जो चीज़ें भारत में लाते गए उन चीज़ों में इस परिवार की हिस्सेदारी ज़रूर रही है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो। और भी आगे हम बताएंगे कि अंग्रेज़ क्या क्या भारत में ला रहे थे जिसमें इन्हीं लोगों का पैसा लगा हुआ था। और आज जो आप साथियों रेलवे में, जैसे आप अंडरग्राउंड में जो विदेशों में ट्रेन चलती हैं जैसे लंदन वगैरह में, तो वो जो नेटवर्क है उसमें भी इन्हीं लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसी परिवार का शेयर होल्डिंग है। और जो जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में कि सड़कों पे ट्रेन जैसी ही, मतलब ट्रेन ही होती हैं, बस कह लें उसे, जो धीरे धीरे चलती हैं, तो वो जो नेटवर्क है सबवे नेटवर्क कहते हैं उसे। तो उस नेटवर्क में भी इसी परिवार का जो है पैसा लगा हुआ है। फिर 1841 आया, 1841। तो 1841 में इस परिवार ने चाइना की मदद से चाय और कॉफ़ी का व्यापार शुरू किया, क्योंकि चाइना चाय और कॉफ़ी के लिए पुराने समय से फेमस रहा है। तो चाइना में चाय होती थी और अंग्रेज़ों ने चाय पीना चाइना से सीखा था। तो अंग्रेज़ फिर उसको भारत लाए, जैसे अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत लगाए,
तो उसमें भी इन्हीं लोगों का पैसा, और रेलवे नेटवर्क में भी इन्हीं लोगों का पैसा, चाय में भी इन्हीं लोगों का पैसा। और हम भारतीय डिपेंड होते गए इन सब चीज़ों पे, चाय वगैरह, ट्रेन पे, जब अंग्रेज़ थे उस समय। तो इस तरीके से चाय और कॉफ़ी का बिज़नेस इन लोगों ने शुरू किया। फिर 3 साल बाद 1844 आया, तो उस समय इन्हीं के परिवार का एक सदस्य ने, जो सिगार होते हैं, अमीर लोग सिगार पीते हैं लंबे लंबे, तो सिगार का बिज़नेस शुरू किया था, सिगार बेचने का। तो ये जो है ऑर्डर पे सिगार बनवाते थे दूसरी कंपनियों से, तो सिगार इतने बिकते थे कि एक साल में करीब 1.25 करोड़ सिगार ये लोग बेच रहे थे। तो इतना बड़ा बिजनेस था सिगार बेचने का, धुआं में इतना उड़ाया जा रहा था। फिर 1853 आया, 1853 में इस परिवार ने एक शराब के क्षेत्र में अपना कदम रखा। तो शराब के क्षेत्र में इन्होंने कैटियो मोर्टन नाम से एक कंपनी की शुरुआत की जो शराब बनाती थी। तो कैटियो मोर्टन की शुरुआत के बाद 1853 में, फिर कुछ करीब 15 साल बाद 1868 में इन लोगों ने एक कैटियो लैफाइट, जो फ्रांस की कंपनी थी पहले से शराब बनाने की, उसमें इन्होंने शेयर होल्डिंग की। फिर उसके बाद उस पर एक जो है परिवार ने कब्जा कर लिया। तो कैटियो मोर्टन और कैटियो लैफाइट, ये 2 कंपनियां इनकी हो चुकी थी शराब बनाने की। फिर 1882 आया। फिर 1882 में 1882 में इसी परिवार ने इज़राइल में इन 2 कंपनियों की 2 शाखाएं खोली। और जो शाखाएं खोली थी वो खोली 2200 हेक्टेयर ज़मीन में, 2200 हेक्टेयर ज़मीन में इन्होंने शाखाएं खोली। 1882 में शाखाएं खोली और 8 साल बाद 1890 आते आते शराब की जो बिक्री थी इन 2 शाखाओं के द्वारा वो इतनी बढ़ गई कि ये जो 2 शाखाएं थीं यह एक साल में शराब की 2 करोड़ बोतल तैयार कर रही थीं। तो 2 करोड़ बोतल एक साल में निकल रही थीं। और आज 2020 में ये जो 2 शाखाएं हैं आज भी चल रही हैं। और आज कंडीशन ये है कि पूरे इजराइल का जो अंगूर का प्रोडक्शन है, अंगूर, उसका 70% ये 2 शाखाएं अपने पास इंपोर्ट करती हैं शराब बनाने के लिए। पूरे इजराइल का 70% का ग्रेप प्रोडक्शन। और जो टोटल शराब जो इजराइल में बिकती है उसका 63% का मार्केट, आज 2020 का रिकॉर्ड 63% का मार्केट इन 2 कंपनियों के पास है। फिर शराब के क्षेत्र में ही इन्होंने 2011 में चाइना में भी, चीन देश में पेंगलाई सिटी में एक शराब की एक कंपनी की एक शाखा खोली इन्होंने। और उस शहर में जो ये शाखा है पेंगलाई में, तो पेंगलाई आप गूगल पर सर्च करके देख लेना, तो वो जो शराब बनाती है कंपनी इनकी, वह एशिया की, ना चाइना भारत की नहीं, एशिया की सबसे अच्छी शराब, सबसे हाई क्वालिटी शराब मानी जाती है। और इसके अलावा इनके जो बिज़नेस हैं उनमें आप जो सुनते आए हैं प्राइवेट बैंकिंग, सभी सेंट्रल बैंक ये चलाते हैं, ये उसके मालिक हैं। और हवा में पैसा बनाना, कर्जे पर देना, ब्याज का पैसा ना बनाना और लोगों को कर्ज देकर गुलाम बनाना, प्राइवेट बैंकिंग जो है इनका मेन। तो उसके बारे में तो आप पता ही है आपको लोगों को। और अधिक जानकारी के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, PDF का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जब ये जो रॉयल मिंट रिफाइनरी के बारे में हमने आपको बताया, गोल्ड प्रोडक्शन जो हो रहा था और ईंट बना के अपने पास रखते थे। उसके अलावा माइनिंग में ये लोग कोल माइनिंग भी करते थे, कोयला निकालते थे, पेट्रोलियम माइनिंग भी करते थे ये लोग। और भी जो धातुएँ होती हैं जैसे कॉपर है, निकल है और प्लेटिनम है, डायमंड है। डायमंड जैसे जो है रूबी भी होते हैं, जो चमकीले पत्थर होते हैं उन्हें रूबी कहते हैं। आयरन है, लोहा है, तो लोहा भी ये लोग निकालते थे। खदानों पर कब्जा करने का तो इनका हिसाब किताब रहा ही है, बैंकों का मायाजाल किताब में भी ये दिया हुआ है। और सिल्वर है, चांदी है, नमक का भी ये लोग व्यापार करते थे। और आज भी ये सारे व्यापार, सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे ही जो है चल रही हैं। तो ये हैं इतने सारे चीज़ें हैं। फिर इसमें व्यापारों की लिस्ट में आगे आता है कि भाई जो पावर सप्लाई है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया की ज़रूरत है, तो उस सेक्टर में भी ये लोग पैसा क्यों नहीं लगाएंगे। तो जो हाइड्रो पावर है, जो पानी से बनने वाली बिजली है, उस सेक्टर में इनका पैसा है। अब वो कैसे है वो सुनिए कि ये जो एक ब्रिटिश कंपनी है
जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाती है। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाती है वो है ब्रिटिश न्यू फाउंडलैंड कॉरपोरेशन। ये 1953 में खुली थी कंपनी, और ये जो कंपनी है इसमें इन लोगों की, इस परिवार की हिस्सेदारी है। और ये जो कंपनी है यह पावर प्लांट का सेटअप तैयार करती है। तो आप लोग देख लेना, ब्रिटिश न्यू फाउंडलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऐसे आप लिखेंगे गूगल पर तो कंपनी आ जाएगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट वाटर है, प्राइवेट वाटर जो बोतलों में बिकता है, उस सेक्टर में भी लोगों का पैसा है, उन कंपनियों में भी, क्योंकि भाई प्राइवेट वाटर भी बहुत से लोग पीते हैं। और जो नेचुरल गैस है, मीथेन, जैसे पेट्रोलियम में लगा हुआ था, हमने आपको बताया, तो पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी निकलती है। जहाँ पेट्रोलियम होता है वहीं पर नेचुरल गैस भी होती है। तो नेचुरल गैस का जो सेक्टर है उसमें भी लोगों का पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो ये इसी प्रकार से ये जो मतलब प्रक्रिया चलते चलते, गाड़ी चलते चलते फिर आता है कि भाई आपका जो फाइनेंस सेक्टर है, जिसमें कि ये जो है सरकारों को लोन देना, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते भी होंगे थोड़ा बहुत, जिन लोगों ने किताब वगैरह पढ़ी है या कहीं और से आप लोगों को पता हो। तो सरकारों को लोन देना, जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में पैसा लगाना। एरिया 51 है एक जगह जहाँ पर रिसर्च होती है, जहाँ पर किसी का जाना अलाउ नहीं है। और एक जगह अंटार्कटिका में भी है, एक इन्होंने बेस बना रखा है अंटार्कटिका में, तो वहाँ पर भी जो है रिसर्च होती है। और ये 2 जगह हैं जो सुनने में आती हैं कि भाई यहाँ पर खूब गहराई से रिसर्च होती है। और जो भी क्लोनिंग वगैरह है, इंसानों का क्लोन बनाना और हूबहू डुप्लीकेट बना देना, ये इन्हीं जगहों पर क्लोनिंग को अंजाम दिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना। इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा, तो बीमा में इनकी एक कंपनी है द अलायंस इंश्योरेंस कंपनी। तो जो अलायंस इंश्योरेंस कंपनी है यह आज के टाइम पे RSA इंश्योरेंस ग्रुप के अंतर्गत आती है। आप लोग गूगल पर लिखेंगे RSA इंश्योरेंस ग्रुप तो आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार इनकी एक और कंपनी है इसी परिवार की, जिसका नाम है वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल क्या करती है कि जो छोटे बिजनेस होते हैं, अगर इन्हें देखा कि भाई छोटा बिजनेस है ये और ये आगे बढ़ सकता है, तो इसमें पैसा लगा दिया कि वो आगे बढ़ जाएगा तो इनको रिटर्न आएगा। और जो स्टार्टअप होते हैं, इनको देखा कि स्टार्टअप है भाई तो ये आगे चल के बड़ा हो सकता है, तो उसमें पैसा लगा दिया। इनके पास टीम तो होती है जो इन्हें ये बताती है कि भाई कौन सा बिजनेस आगे चल के बड़ा हो सकता है, इसमें पैसा लगाना ठीक है, इसमें पैसा लगाना ठीक नहीं है। इसके अलावा जो इक्विटी होता है और पेंशन योजनाएं जो चलती हैं उसमें भी इन लोगों का पैसा होता है। तो इक्विटी और पेंशन के बारे में, अब चाहे अमेरिका में जो पेंशन योजनाएं चलती हैं, इक्विटी वहाँ हो, इंग्लैंड में हो, फ्रांस में हो, भारत में लगा हो पैसा, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ है। तो इसके बाद आता है कि जो इंजीनियरिंग सेक्टर है, तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जो इन लोगों का पैसा है, जैसे ब्रिज बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज जो होते हैं, टनल बनाई जाती हैं, होटल जो बनाए जाते हैं, जैसे हमारे भारत देश में ओयो चलता है, तो होटल चेन जो होती है, तो इसमें भी काफ़ी प्रॉफिट है भाई। लोग बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो रुकते ही हैं। टूरिज़्म सेक्टर, घूमना फिरना, ये जो सेक्टर है पूरा, इस सेक्टर में भी ये लोग पैसा लगाते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में इन लोगों का पैसा लगा हुआ है। और कपड़े का जो हमने बिज़नेस आपको बताया था कि 1799 में शुरू किया था, वो आज भी इनका चल रहा है भाई। कपड़ा तो हर कोई पहनता है। तो इस प्रकार से ये है। और इनका जो पैसा है वह इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है सोवरेन लैंडिंग इनकॉर्पोरेटेड, सोवरेन लैंडिंग ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड। ये यूनाइटेड स्टेट में है। आप लोग इसे गूगल पे डालेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये क्या करती है, ये जो कंपनी है कि ये एक ग्रुप है, मतलब लोगों का बेसिकली। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ साथ इन्होंने एक कंपनी, एक संस्था है, कंपनी नहीं, तो जो संस्था है वो है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो UNCTAD आप गूगल पे लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये जो है UNCTAD, ये एक संस्था इन्होंने बना रखी है, जैसे यूनाइटेड नेशन है आपका और विश्व बैंक है, WHO है, तो ऐसे ये भी एक संस्था है जो दुनिया में इन लोगों ने किसको कितना कर्जा दिया, किससे कितना लेना है, किसको देना है, कौन मरने वाला है, कौन उठने वाला है कर्जे से,
कर्जे से कौन मरने वाला है, कौन उठने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखना और किसको दबाना है, किसको उठाना है कर्जे से, ये जो संस्था है UNCTAD ये करती है। वैसे गूगल पे आपको कुछ और दिखाएंगे कि भाई अच्छा कि ये करती है, ये करती है, पर ऐसा नहीं है। अब आते हैं भैया जो मीडिया सेक्टर है, मीडिया, तो इसमें है कि भैया प्रिंट मीडिया, अखबार, मैगज़ीन वगैरह। तो मीडिया में लोगों का पैसा पूरी दुनिया में जितना भी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ चैनल जो चलते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलेंगे। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आदि आदि जो भी है, इन लोगों का पैसा लगता है, जिसके ज़रिए ये लोग क्या डाला जाएगा मीडिया पे, क्या ये दूसरों को दिखाएंगे, क्या दूसरा आदमी और लोगों को दिखा सकता है। जैसे मैं यूट्यूब पे क्या डालूंगा, क्या नहीं डालूंगा, यही लोग डिसाइड करेंगे, और इनकी इच्छा होगी तो ये लोग कटवा भी देंगे। और यहीं पे मीडिया की जानकारी है तो मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों कि जो अमेरिका में जो मीडिया है, मीडिया का टोटल मीडिया का 90% मीडिया केवल 6 कंपनियों के कंट्रोल में आता है। 90% मीडिया, और 6 कंपनियों में एक डिज्नी की कंपनी है, एक डिज्नी जो कंपनी है, और डिज्नी का जो मालिक था वो था वॉल्ट डिज्नी, जो शैतान का पुजारी था। तो वॉल्ट डिज्नी आप देख लेना। तो ये है मतलब डिज्नी कंपनी जो जिसका प्रोडक्शन हाउस और जो मूवी भी बनाती है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार करके आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये है मतलब इनका मीडिया पर इस प्रकार का इतना ज़्यादा इनका कंट्रोल है। और अब आता है भाई ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे तो हमने आपको बता ही दिया था कि भाई जो रेलवे नेटवर्क है, यूरोपियन, ब्राज़ीलियन, इंडियन रेलवे नेटवर्क और लंदन अंडरग्राउंड और द न्यूयॉर्क सबवे आदि आदि नाम से आप देख लेंगे। तो ये है। इसके अलावा है कि भाई एरोप्लेन बनाने की कंपनियाँ, एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनियाँ, और जो पानी के जहाज़ बनाने की कंपनियाँ। पानी के जहाज़ बनाने की कंपनियों में है एक सीयूज कैनल कंपनी, SEUZ, सीयूज कैनल कंपनी आप लोग डालेंगे मतलब गूगल पे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी है। और इस कंपनी में इन लोगों की हिस्सेदारी है, इस परिवार की। तो जो शिपिंग होती है पानी के जहाज़ों से, जो लाना ले जाना माल को, उसमें भी ये लोग मुनाफा कमाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उस प्रकार से जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है प्राइवेट, जैसे ओला उबर चलते हैं भारत में, तो ओला उबर की तरह ही इनका और जो नेटवर्क होगा दुनिया में कहीं प्राइवेट, तो उस प्राइवेट जो रोड ट्रांसपोर्ट है उस नेटवर्क में भी इन लोगों का पैसा लगा हुआ है पूरी दुनिया में जगह जगह। क्योंकि प्राइवेट तो लोग ट्रैवल करते ही हैं, बहुतों के पास नहीं है अपना व्हीकल, जैसे ओला उबर से हमारे भारत में लोग करते हैं। तो उस सेक्टर से भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा लाभ कमाते हैं। और साथ में ये लोग क्या करते हैं कि इनका जो पैसा है वह फार्मा कंपनियों में भी होता है। फार्मा कंपनियां भी खुद इन्हीं की हैं और कुछ ऐसी हैं जिनमें इनका शेयर होल्डिंग है। तो फार्मा कंपनियां जो भी बनाएंगी, क्या बनाएंगी, कैसी दवाएं बनाएंगी, वो भी ये लोग डिसाइड करेंगे कितनों को रखना है इस धरती पे और कितनों का क्या करना है। तो यही लोग डिसाइड करेंगे। और जो NGO वगैरह होते हैं जो कुछ बड़ा कर सकते हैं, देश में हिला के फेंक सकते हैं इन लोगों की सत्ता को, बैंकिंग सिस्टम को हिला सकते हैं NGO वगैरह जो बड़े बड़े हैं, उनको पैसा दे के ख़रीद लेना। हाँ, मतलब उनको फंडिंग करना कि भाई मुँह बंद रखो और दिखाते रहो कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन करो कुछ मत, पैसा ले लो हमसे। तो NGOs में ये लोग पैसा देते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। और तमाम प्रकार के मतलब नेता, अधिकारी, ये लोग भी इनके कंट्रोल में रहते हैं, बिके हुए रहते हैं। तो ये है साथियों जो हमने आपको कहानी बताई है इतनी लंबी कि भाई यहाँ इतना इन लोगों का पैसा लगा हुआ है और इस हद तक लगा हुआ है, ये भी बताया। तो अब हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे साथियों कि जो टाइटैनिक नाम का जहाज़ जो आप कहानी सुनते हैं, उस टाइटैनिक को डुबाने में भी ये परिवार ROTHSCHILD परिवार का हाथ था, और साथ ही ROCKEFELLER इस परिवार का भी हाथ था, और एक जो JPMORGAN, ठीक है, उसी का वो जहाज़ था JPMORGAN का जो टाइटैनिक था जिसको डुबाया गया था। तो कैसे साजिश से इन लोगों ने उस जहाज़ को डुबाया और उस जहाज़ में उन 3 लोगों को मरवा दिया जो इनका बैंकिंग सिस्टम चलने नहीं देना चाहते थे दुनिया में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।